अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक विद राज। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद मिराज मुश्ताक है और मैं आईबीए में ही पढ़ रहा हूँ, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स डिग्री में। ठीक है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी आईबीए की जो पोम थी उनकी कॉम्प्रिहेंशन की। और मज़े की बात यह है कि मैं एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से तैयारी कर रहा था। तो उन लोगों ने तो बस कॉपी करवाई है। तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी और मैं सोचा था कि जब मेरी एडमिशन हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा पोम्स के लिए या जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं आईबीए के लिए उनके लिए, ताकि और ख़ास तौर पे पास पेपर्स के लिए। जैसे मैंने ये चूज़ किया है पास पेपर कुबला खान, तो मैंने तकरीबन आईबीए के 6 अटैम्प्ट दिए। आपको हैरत हो रही होगी, 6 अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि 6 में ही फ़ेल हो गया हूँ। इससे पहले मैंने 3 अटैम्प्ट क्लियर किए। तो 2 अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू लगा था, तो 2 अटैम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया इंटरव्यू में, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर मेरा लास्ट अटैम्प्ट जाकर सेकंड राउंड में हुआ। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं सारे पोएम्स कवर करूँगा जितने भी पास पेपर्स में आए हुए हैं। मैंने 6 अटैम्प्ट दिए, तो उसमें कुबला खान तकरीबन 4 बार आ चुका है। और भी एक और पोएम है जैसे ऑल फॉर लव है बाय लॉर्ड बायरन, वो आ चुका है। एक और है जिसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं तकरीबन 14-15 जो है पोम्स हैं जो आईबीए में आ चुकी हैं उन पर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इसी तरह और भी जैसे पैसेजेस हैं उस पर जो भी आप कह लें पास पेपर्स में आई हुई हैं वो सारे पोम्स की मैं बनाऊंगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मेरे पास लिखने के लिए भी ठीक से पेन नहीं है। मैं माउस से आप लोगों को समझाऊंगा, तो कोई गलती होगी या थोड़ी आपको परेशानी होगी तो उसके लिए मैं पहले सॉरी कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं फिर पोएम को शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोम किसने लिखी है। ठीक है। तो इस पोम को लिखने वाले पोइट हैं वो है सैमुअल टेलर कॉलेरिज करके कुछ नाम है। ठीक है। तो हम सबसे पहले पोम को सबसे पहले जो है हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे। ठीक है। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे पोम में क्या बात लिखी हुई है। कुछ वोकैब्स ऐसे हैं वो समझेंगे कि उनका मतलब क्या है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो है आईबीए में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो नीचे मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं, फिर हम वो क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन में लिखा होगा इन जनादू डिड कुबला खान। अच्छा, जनादू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जनादू क्या है? जनादू एक इमेजिनरी जगह है। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी अपलोड की हुई है। तो ये इस प्लेस का नाम क्या रख दिया इन लोगों ने? जनादू रख दिया। ठीक है। आप जैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, मैं इसको जनादू प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन जनादू और आगे लिखा हुआ डिड कुबला खान। कुबला खान कौन था? अगर आपने अर्तुगरुल देखा है तो वहाँ पे जो मुग़ल कह रहा हूँ मैं यार, मंगोल जो थे, तो मंगोल का जो सबसे बड़ा रहनुमा था वो यही था, कुबला खान था। तो जनादू एक इमेजनरी जगह है। तो कुबला खान ने क्या कहा, आगे देखते हैं। आई स्ट्रेटली प्लेजर डॉम डिक्री। ठीक है। यहाँ पे प्लेजर डोम का मतलब क्या है ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्लेजर डोम का मतलब है एक शानदार महल। ठीक है। तो इन जनादू एक जनादू जगह है, वहाँ पे कुबला खान ने एक शानदार महल बनाने का क्या दिया? हुक्म दिया। डिक्री का मतलब क्या होता है? हुक्म। ठीक है। ये बात आपको जहन में रखना है कि डिक्री का मतलब क्या होता है? हुक्म देना होता है, कमांड देना होता है। ठीक है। आईबीए में इस वोकैब से पोम कॉम्प्रिहेंशन से 2 सवाल बन चुके हैं, मैंने खुद देखे। तो जो बातें मैं बताते जा रहा हूँ वो नोट करते जाना, पेन कॉपी हाथ में रख लो। ठीक है। शुरू के 2 लाइन समझ लो। इन जनादू डिड कुबला खान स्ट्रेटली प्लेजर डोम डिक्रे। एक जनादू एक इमेजनरी जगह है, वहाँ पे कुबला खान ने क्या किया? एक शानदार महल बनाने का क्या दिया? हुक्म दिया। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। फिर लिखा हुआ वी आर एल्फ। अब ये एल्फ क्या है?
एल्फ क्या है भाई? ये भी एक इमेजिनरी क्या है, रिवर है। क्या है? एक इमेजिनरी रिवर है। आगे लिखा हुआ है दी सैक्रेड रिवर। सैक्रेड रिवर का क्या मतलब है? सैक्रेड रिवर का मतलब समझ लें कि जो बहुत पाक है, ठीक है। और रैन मतलब बहती है। तो फिर से मैं कंसाइज करूँगा 3 लाइन को कि इन जनादू टिट कुबला खान, एक जनादू जगह है वहाँ पर टिटला कुबला खान ने जो है एक शानदार महल बनाने का हुक्म दिया, जहाँ पर एक रिवर बहती है जो कि बहुत पाक रिवर है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ थ्रो केवर्स मिजरलेस टू मैन। केवर्स क्या है यहाँ पे? ये इतने गहरे गुफाएं से गुजरती है जिनको इंसान क्या नहीं कर सकता, नाप नहीं सकता, मीज़रलेस है। इतनी गहरी गुफाएं कि इंसान उनको क्या नहीं सकता, नाप नहीं सकता। तो यहाँ पे नदी क्या हो रही है, जो वो पाक रिवर है वो गहरी गुफाओं से गुज़रती हुई जा रही है। डाउन टू अ सनलेस सी, वो इतना गहरा है। डाउन टू अ सनलेस सी का मतलब है कि ये इतना गहरा है कि वहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पा। ठीक है। अब ये पैराग्राफ में फिर से आपको एक बार कंसाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि उसे कहते हैं, जैसे आप सिमिली वगैरह पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें अगर मुझे इसमें नज़र आएंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। जनादू एक जगह है, वहाँ पे कुबला ख़ान ने एक शानदार महल बनाने का हुक्म दिया, जहाँ पे एक पाक रिवर बहती है जो कि गुफाओं से बहती हुई गुज़रती है, जो कि बहुत ही डीप गुफा है, यानी कि बहुत ही गहरा गुफा है, जो कि जिसे इंसान नाप नहीं सकता। और वो इतना गहरा है कि वहाँ पे क्या नहीं है, सूरज की रोशनी भी गुज़र नहीं सकती है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे समथिंग मिस्ट्री टाइप है, ठीक है। कुछ सुपर नेचुरल टाइप है। मिस्ट्री मतलब यानी कि ऐसा कुछ है जो हमें इंसानों के पहुँच से दूर है, तो कुछ मिस्ट्री है ना। तो ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ मिस्ट्री है यहाँ पे, ऐसा कुछ है जो इंसानों के पहुँच से दूर है। तो ये एक मिस्ट्री टाइप इसको बनाया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पहला पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, मैं जो महल की बात कर रहा हूँ वो महल ये है, ठीक है। उसके बाद जो मिजरलेस टू मैन गुफाएँ हैं वो नीचे जा रही हैं, ये गुफाएँ नीचे जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद सैक्रेड रिवर, ये सैक्रेड रिवर आपके पास ये बहता हुआ सैक्रेड रिवर जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। लिखा हुआ सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? ट्वाइस 5 माइल, 5 को कर दो आप मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस, तो कितना माइल हो गया? 10 माइल। तो यहाँ पे अच्छा, इससे भी सवाल बनता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इतनी छोटी बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सवाल बनेगा, आपसे पूछिएगा कितने माइल्स के फर्टाइल ग्राउंड है, उसमें 5 लिखा हुआ होगा, 3 लिखा हुआ होगा, 10 लिखा हुआ होगा। वो चेक करेगा आपको ट्वाइस 5 माइल क्या है। तो आपको क्या समझ में आना है, ट्वाइस 5 माइल का मतलब क्या है? 10 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। क्या मतलब होगी अगर मैं इसको उर्दू में समझाऊँ आपको, कि 10 माइल का एक एरिया है जो क्या है, बहुत ज़रखेज़ है, फर्टाइल है, ठीक है। ये पूरी ज़मीन क्या है? ग्रीनरी है ना, जहाँ देख रहे हो आप ग्रीनरी है, तो ये क्या है? बहुत ज़रखेज़ है। फिर आगे लिखा हुआ विथ वॉल्स एंड टावर्स वेल गर्डलिड राउंड। अच्छा, यहाँ पे वो टावर्स और जो वॉल्स की बात हो रही है वहाँ पे बनी भी नहीं है, लेकिन इस लाइन का मतलब ये है कि इस पूरी जगह को जो है एक दीवार है, एक वॉल है और बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, उससे ये पूरा क्या है? कवर्ड है। इस तरह से ये पूरा कवर्ड है, बड़े बड़े दीवार बने हुए इस तरह से। तो ये पूरा इस तरह से ये पूरा यहाँ तक बना हुआ होगा, तो ये पूरा उससे कवर्ड है। अब यहाँ पे सिंबल समझो आप, सिंबल समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ फोर्टिट्यूड टाइप है, यानी कि बहुत ही सुरक्षित वाली जगह है ना, यानी कि बहुत ही महफूज जगह है। बिल्कुल आपका वॉल से ढका हुआ, टावर से पूरा जो एरिया इन लोगों ने बताया है जनादू, वो पूरा ढका हुआ, तो ये बिल्कुल ही महफूज जगह है। तो ये सिंबल यहाँ पे किसका है? 2 चीज़ का सिंबल है, एक तो पावर का सिंबल है और दूसरा महफूज का सिंबल है, यानी कि सेफ्टी का सिंबल है, ठीक है।
फिर आगे लिखा हुआ एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ साउंडर्स रील्स। अब उसकी इन सब के अंदर क्या है, एक ब्राइट गार्डन है, ठीक है, एक खूबसूरत बाग है, जो कि अब खूबसूरत बाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लग्जरी या पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये बात आपको बहुत, क्योंकि सवालात इसी से बनेंगे, तो इस बात पे आपको जो है दिमाग खोल के रख के समझ में आए, ठीक है। फिर लिखा हुआ एंड देयर वर गार्डन ब्राइट, कि वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत क्या हैं, बाग है, ये पूरे ग्रीनरी जो इन सबको ये बाग के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे बाग में बहुत सारे फूल भी होते हैं बहुत तरह के, यहाँ इस पिक्चर में है नहीं, आप इमेजिन कर लें कि होगा, ठीक है। विथ साउनस रेल, विथ साउनस रेल, क्या लिखा हुआ है, विथ साउनस रेल। छोटी छोटी नदियाँ वहाँ पे क्या है, बहती हैं। एक तो बड़ा रिवर तो बह रहा है, ठीक है, ये आपका बड़ा रिवर आ गया, ये तो बह रहा है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ भी बह रही हैं, इस पिक्चर में दिख नहीं रहा है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ बहकर इस, जैसे यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से बहती हुई आ रही है और इस आके इस रिवर में गिर जा रही है, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। फिर लिखा हुआ वेयर ब्लॉसम्ड मैनी इंसेंस बियरिंग ट्री। इंसेंस बियरिंग ट्री का मतलब क्या है, ऐसे दरख्त जो क्या देते हैं, महक देते हैं, स्मेल देते हैं, अच्छे स्मेल्स देते हैं। और ब्लॉसम्स क्या है, ऐसी चीज़ जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हो ना, फिर आप बोलते हो यार ये तो कितनी ब्लॉसम है, यानी कि कितनी अट्रैक्टिव है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो बेहतरीन खुशबू देते हैं और जो बहुत ही क्या है, अट्रैक्टिव है। फिर लिखा हुआ है हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल, और वहाँ पे कितने पुराने जंगलात और क्या हैं, हिल्स मतलब पहाड़ें हैं, ठीक है। तो पुराने और गहरे जंगल हैं, जो कि यहाँ पे भी मिस्ट्री और समथिंग इटर्निटी का क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। मिस्ट्री क्यों आ रहा है, क्योंकि एंशियंट है ना, बहुत पुराने हैं, तो ये बात है। अब आखिरी लाइन पढ़ो, लिखा हुआ एंड फोल्डिंग, जो कि ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, सनी स्पॉट्स ऑफ गिनेबली, जो कि बिल्कुल रोशन और हरे भरे इलाके से क्या है, बिल्कुल ढका हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैंने समझाया आप लोगों को समझ आई है। अगर नहीं आई है तो मैं बस एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके जहन नशीन के लिए, ठीक है। पहले लाइन में लिखा हुआ है एक जनादू, एक जगह है, वहाँ पे कुबला ख़ान ने एक बहुत ही शानदार महल बनाने का क्या दिया, हुक्म दिया। फिर लिखा हुआ फिर एल्फ द सेकंड रिवर रैन, जहाँ पे एक रिवर बहती है जो कि बहुत पाग है, थ्रो गिवन में, जो कि, और वो जो नदी है वो बहुत ही गहरी गुफाओं से गुजरती है, जिसे इंसान नहीं नाप सकता, इंसान की पहुंच से दूर है, मेजर लेस टू मैन, ठीक है। और इतनी गहरी है कि वहाँ पे सन की रोशनी भी नहीं जाती है, ठीक है बेटा। फिर 10 माइल का कह रहा है कि ज़मीन है जो कि बहुत ज़रख़ेज़ है, और इस पूरे जगह को जो है बड़े बड़े दीवारों और टावर से जो है कवर किया हुआ है, जिससे ये जगह महफूज है। फिर लिखा हुआ है वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शानदार बाग भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ भी बह रही हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन खुशबू देती है और जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, और बहुत पुराने जंगलात हैं और पहाड़ हैं, और बहुत सी ऐसी जगह है जो कि सनी स्पॉट जो है ग्रीनरी से बिल्कुल ढका हुआ है, इनफोल्ड है, रैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट पैरा में जाने के लिए मैंने ये पिक्चर को नीचे कर लिया था, जो आप लोगों को समझ में आ जाए। अब पढ़ते हैं। लिखा हुआ बट ओ दैट डीप रोमांटिक चैज़म विच स्लांटेड। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ डीप रोमांटिक चैज़म विच स्लांटेड, ये एक गहरा और रोमांटिक खाई है, जो कि खाई नहीं है, एक दरार है, ठीक है, जो कि समथिंग रोमांटिक और मिस्टीरियस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो फिर लिखा हुआ है विच स्लांटेड, जो कि हिल से नीचे की तरफ क्या है, गिर रहा है। जैसे आप समझ लें
अगर इस पिक्चर में ये कह दूँ कि समझ ले ये एक दरार है, ठीक है, ये एक दरार है जो कि खाई से नीचे गिर रहा है। अच्छा, इस दरार के नीचे जो है, नीचे पानी होगा, यहाँ पे पानी है नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो ये लिखा हो ना, माइटी फाउंटेन, जब आगे पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा इसको। बस आप ये समझ लें कि ये एक दरार की बात हो रही है जो कि बहुत ही क्या है, रोमांटिक है। ये एक गहरा और रोमांटिक और मिस्टीरियस दरार है जो कि हिल से नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर लिखा हुआ डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ सैडन कवर, ठीक है। सबसे पहले ये समझे आप, डाउन द ग्रीन हिल, इसका मतलब क्या है, सब्ज पहाड़ के नीचे। ये खाई कहाँ है, सब्ज पहाड़ के नीचे है ना, ऊपर सब्ज पहाड़ है, ऊपर पहाड़े हैं सब्ज, उसके नीचे ये रहा आपका खाई। तो वही बात लिखी हुई है कि डाउन द ग्रीन हिल, सब्ज पहाड़ के नीचे, एथवर्ड अ सैडन कवर। अच्छा, सैडन कवर जो है एक देवदार के पेड़ को कहा जाता है। सैडन सैडन तो यही बात लिखी हुई है कि देवदार के पेड़ जो है इस जगह को, यहाँ इस जगह, ये जगह जो है यहाँ पे देवदार के पेड़ होने चाहिए थे, इस पिक्चर में नहीं है। तो आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं जो क्या है, इस जगह को क्या है किया हुआ है, इस जगह को ढका हुआ है, इस जगह को कवर किया हुआ है। इन दो लाइनों में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये एक गहरा और रोमांटिक मिस्टीरियस दरार है जो हिल से नीचे गिर रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सब्ज पहाड़ के नीचे देवदार एक पेड़ है जो कि इस जगह को क्या कर रहा है, ढक रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूँ। फिर लिखा हुआ अ सेवेज प्लेस एज होली एंड इनहेंटेड या इंचेंटेड, जो भी आप प्रोनाउंस कर लें। तो लिखा हुआ ये एक जंगली और ख़तरनाक जगह है जो क्या है, बहुत ही मिस्टिकल है और स्पिरिचुअल है। ये जगह क्या है, बहुत ही जंगली है और ख़तरनाक जगह है, लेकिन ये जगह है तो, लेकिन समथिंग क्या है, मिस्टिकल और स्पिरिचुअल टाइप है, सेवेज प्लेस है। फिर लिखा हुआ एज आवर बैनिथ एज आवर बैनिथ अ वैनिंग मून वॉज हॉन्टेड, ठीक है, हॉन्टेड ही लिखा हुआ ना, हाँ। वॉर्निंग मून किसे कहा जाता है, जैसे कम होती हुई चांदनी तुमने देखी है कभी, तो उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मिस्ट्री और सुपर नेचुरल का ही सिंबल है। जैसे, तो इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे एक ढलते चांद के नीचे छाया हुआ था, ठीक है। ये पूरी बात किसकी हो रही है, खाई की हो रही है। खाई की बात यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, कि एक बहुत ही रोमांटिक और मिस्टीरियस दरार है जो हिल से नीचे गिर रहा है। फिर वहाँ पे देवदार के पेड़ हैं जो इस खाई को कवर कर रहे हैं। फिर ये जो जगह है, खाई वाली जगह, ये बहुत ही ख़तरनाक और जंगली है, लेकिन समथिंग मिस्टिकल और क्या है, स्पिरिचुअल है। फिर आगे अगली लाइन में कह रहा है कि जैसे एक ढलते चांद के नीचे छाया हुआ था, ये जगह पर जैसे ढलते चांद का कोई छाया आ रहा है इस पर, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है। अब लिखा हुआ है बाय वुमेन वेलिंग का मतलब होता है रोना, मेरे ख्याल से रोना ही होता है, फॉर हर डोमेन लवर। तो इस बात का मतलब ये हो सकता है कि एक औरत जो अपने भूत प्रेमी के लिए क्या कर रही है, रो रही है, डोमेन लवर। एक औरत अपने लवर के लिए क्या कर रही है, वेलिंग कर रही है, रो रही है, ठीक है। तो ये समथिंग भौतिक और सुपर नेचुरल जैसे एलिमेंट को दिखाता है, ठीक है, समथिंग मिस्ट्री है या हॉरर टाइप है। और इस फिर लिखा हुआ है एंड फ्रॉम दिस चैज़म, और इस खाई से विथ सीजलेस टर्मोइल सी थी। सीजलेस टर्मोइल मतलब क्या है, ना रुकने वाला तूफ़ान। टर्मोइल मतलब तूफ़ान होता है ना। अच्छा, ये सारे वोकैब्स आपको अगर नहीं आ रहे तो आप ये सारे वोकैब्स याद करने पड़ेंगे आपको IBM में, क्योंकि अगर आप पहली मरतबा इस फॉर्म को देखें, क्योंकि जब मैं तैयारी करने बैठा और जब मैंने पहली बार इस फॉर्म को देखा, मैंने तो सर पकड़ लिया। मैंने बोला उस्ताद ये मैं कैसे करूँगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं साथ साथ अपने हाथ पे
गूगल खोल के रखता था, जो वर्ड मुझे नहीं समझ आती थी मैं गूगल करता था। ठीक है। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाता था उन लोगों ने भाई एक ही पोएम मुझे समझाई। उस पोएम का नाम था सक्सेस एज द कॉन्टेंट स्वीट, और बाकी उन्होंने कहा बस ऐसे है, आप खुद से करें। तो खैर दिल में तो बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आए थे, लेकिन फिर मैंने तैयारी की। तो इसी तरह से आपको घबराना नहीं है, जो नहीं समझ आया आपको गूगल करना। गूगल है, इंशाल्लाह। अब तो मैं यूट्यूब पे भी सारे पास्ट ईयर जो है अपलोड करूँगा, मेरी वीडियोस देखें। ठीक है। और मुझे अगर ये जो मैं पोम समझा रहा हूँ कुबला खान, ये मेरा पहला पहला वीडियो है। ठीक है। तो अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स मुझसे हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर आपने जो है ये चीज़ गलत किया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप ये यूज़ ना करें, आप इससे बेहतर, अगर आपको कुछ पता है कि सर इससे बेहतर हो सकता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है। क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस और पहला वीडियो, और मैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाऊँ। ठीक है। और आपको कोई, अगर आपको कोई सवालात भी है अकॉर्डिंग टू IBA एडमिशन, क्योंकि मैं बहुत धक्का खाया हूँ IBA के चक्कर में, एक एक चीज़ मुझे पता है IBA के बारे में। तो आप मुझसे कमेंट करें अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं IBA के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, THP के बारे में, फ़ीस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। 3 इंटरव्यू दिया मैंने। ठीक है। तो बहुत चीज़ मुझे पता है, तो मैं इंटरव्यू भी बहुत अच्छा बता सकता हूँ। IOBM के भी मैंने इंटरव्यू दिए, पहले इंटरव्यू में मेरा हो गया था, तो मुझे IBM तो खैर जाना नहीं था। तो एज इन शॉर्ट, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं इस वीडियो में, या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और अच्छा, मुझे आपकी सब्सक्राइब्स की और लाइक की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आपको मुझे, मैं अपलोड करूँगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे प्यार देंगे कि सर आपकी वीडियोस अच्छी है, आप इसी तरह से वीडियोस बनाइए, हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मैं मज़ीद बनाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पास्ट ईयर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे NTHP के पेपर्स पढ़े हुए हैं, 5-6 बुक्स पढ़ी हुई, सब पे बना दूँगा मैं। परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। बस एक काम आपको करना है, वो जो सब्सक्राइब का बटन है वो आप दबाएं, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। बैक टू द टॉपिक्स। ठीक है। एक खाई है जो कि बहुत रोमांटिक है, और वो एक ये गहरा और रोमांटिक मिस्टीरियस दरार है जो कि हिल से नीचे गिर रहा है। ठीक है। सब्ज़ पहाड़ के नीचे, और देवदार का पेड़ जो है इस जगह को ढका हुआ है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ये एक जंगली और ख़तरनाक जगह है जो कि बहुत ही मिस्टिकल और मिस्टीरियस है। फिर लिखा हुआ है कि जैसे एक ढलते चांद के नीचे छाया हुआ था। फिर ये औरत का आ गया कि अपने लवर के लिए रो रही है, कि एक औरत है वहाँ पे बैठ के जो है अपने लवर के लिए क्या कर रही है, रो रही है, सॉरी। और ये एक घोटिक और सुपर नेचुरल यानी कि समथिंग हॉरर का सिंबल है। सिंबल आपको याद रखना है इस पोएम में, क्योंकि सिंबल से बहुत 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक सिंबल से बनेगा, दूसरा कॉन्टेक्स्ट से बनेगा, तीसरा डिवाइसेस से बनेगा। पोएट्री डिवाइसेस जो होते हैं, अगर आप बोलेंगे पोएट्री डिवाइसेस समझा दो मेरा आज, तो मैं पोएट्री डिवाइसेस भी समझा दूँगा। पोएट्री डिवाइसेस में सिमिली, ये सब वाली चीज़ें होती हैं, मैं समझा दूँगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बिना रुकने वाला तूफ़ान जो है, जो इस जगह से उठ रहा है। यहाँ तक मैंने बात आपको समझा दी है। ठीक है। बाकी हम दूसरे उस पे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ पे। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया था कि एक बिना रुकने वाला तूफ़ान जो है उस जगह से उठ रहा है। अब आगे लिखा हुआ है कि, एक मिनट में ये आप ले लूँ फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीथिंग। इस लाइन से एक सवाल बनेगा, ये मैं इस लाइन को अच्छे से समझना। ठीक है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जैसे एक ज़मीन तेज़ तेज़ सांस ले रही हो घने सांस के झटकों के साथ। इस लाइन का मतलब ये है
आप बोलेंगे सर ये क्या आपने तर्जुमा कर दिया। समझा रहा हूँ। पहली बात तो ऊपर वाला तुम समझ लो कि वहाँ से एक बिना रुकने वाला तूफ़ान उठ रहा है, इतनी ज़ोर से उठ रहा है, जो कि बिना रुकने वाला तूफ़ान है। तो क्या हो रहा है उससे, ज़मीन में एक अजीब सी ज़िंदा हरकत महसूस हो रही है। जैसे ही वहाँ से बिना रुकने वाला तूफ़ान उठ रहा है तो ज़मीन में क्या अब एक जगह से तूफ़ान उठेगा तो ज़मीन थोड़ी सी हलचल होगी ना। तो वही बात लिखी हुई है कि ज़मीन में एक अजीब सी ज़िंदा हरकत महसूस हो रही है, जैसे कि वो ज़िंदा हो, और ब्रीथिंग, वो सांस ले रही हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है, और वो डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होता है कि जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सांस ले रहा है ना वो, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, एक सवाल यहाँ से बन सकता है पोइटिक डिवाइस से। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आगे लिखा हुआ है अ माइटी फाउंटेन। फाउंटेन यहाँ पे फव्वारा है। मोमेंटली बस फोर्स्ड, क्या है, एक बहुत बड़ा चश्मा ज़ोर से फूटा जो बहुत बार बार फट रहा था। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर से एक ताकतवर फाउंटेन या एक ताकतवर फव्वारा इरप्ट हुआ और निकला, जो कि मतलब कि मोमेंटली निकल रहा है, थोड़े थोड़े देर में निकलता जा रहा है। मैंने बताया था ना, ये इस खाई की बात हो रही है ये सारी। तो मैंने बताया था इस खाई के नीचे पानी है थोड़ी सी, मैंने ऊपर बताया था। तो इस खाई से क्या हो रहा है, जब यहाँ से तूफ़ान बन के उठ रहा है और ज़मीन हिल रही है, इस तरह से लग रहा है कि सांस ले रहा है ज़मीन, तो यहाँ से एक फव्वारा भी निकल रहा है थोड़े थोड़े वक्फे से। जैसे यहाँ से फव्वारा निकला पानी का ऐसे, फिर यहाँ से फव्वारा निकला पानी का ऐसे, फिर फव्वारा निकला ऐसे, यानी कि मोमेंटली फव्वारा इरप्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है, लेकिन इमेजरी मैं अपने अल्फाज में अगर समझाना चाहूँ कि आपको एक तस्वीर क्रिएट करना चाह रहा है, वो आपको दिखाना चाह रहा है कि वो फव्वारा मोमेंटली निकल रहा है, तो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुआ। ठीक है। आगे पढ़ते, लिखा हुआ एमिड हु स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट। क्या मतलब हुआ कि जिसके दरमियान तेज़ी के साथ अधूरे या रुक रुक कर फूटने वाले धराए थे। अब धराए क्या थे, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, मैंने क्या बताया कि ये फाउंटेन, अच्छा मैंने पहले ही लाइन पे बता दिया इसका आंसर में। ये जो फाउंटेन निकल रहा है वो क्या हो रहा है, कभी रुकता है कभी ज़ोर ज़ोर से चलता है। इसका मतलब ये है, यानी कि फाउंटेन एक साथ नहीं निकल रहा है, थोड़े थोड़े देर से निकल रहा है, निकला फिर रुक गया, फिर निकला फिर रुक गया। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है। अच्छा भाई, आगे लिखा हुआ ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेड। क्या मतलब है कि बड़े बड़े पत्थर ऐसे जैसे उछल रहे थे जैसे बर्फ़ के गोले। ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, फाउंटेन के फूटने से पत्थर हवा में उछल गए। अब जैसे यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए होंगे, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए होंगे, ठीक है, इमेजिन कर लो यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हैं और यहाँ से फाउंटेन इरप्ट हुआ, बहुत तेज़ी से हो रहा है, मैंने बताया था। तो ये जो पत्थर हैं यहाँ पे हैं, वो पत्थर इतने, मैंने क्या बताया था, सांस ले रही है, वो तूफ़ान इतने ज़ोर से उड़ रहा है कि ज़मीन सांस ले रही है, हरकत कर रही है, यानी कि समझ लो हर चीज़ हरकत में आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फव्वारे निकलने, अब यहाँ पे पत्थर क्यों हरकत में आ रहा है, फव्वारे के निकलने से हरकत में आ रहा है, उछल जा रहा है। जैसे अगर आपने बर्फ़ के गोले देखे होंगे, ओले सॉरी, कि जैसे ही वो ओले गिरते हैं तो वो पहले ज़मीन पे गिरते हैं और फिर वो थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं। जैसे ओला गिरा, ये ओला है और ये ज़मीन है, ठीक है। ओला ऐसे नीचे आया तो वो डायरेक्ट आके ऐसे रुक नहीं जाता, वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है, गोला दोबारा ऐसे ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर आगे नीचे आता है। आई बात समझ लो। तो इस तरह से यहाँ पे जो ह्यूज फ्रैगमेंट से बड़े बड़े पत्थर हैं वो हवा में क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। और यहाँ पे सिमली का यूज़ हुआ है, देखो सिमली, जब भी लाइक और एस का यूज़ होगा तो वहाँ पे सिमली की बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, और लिखा हुआ और चैफी ग्रैन बैनिथ दी थ्रेशर्स, जो भी आप प्रोनाउंस कर लें, फ्लेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है
इसका मतलब ये है कि रॉक्स जो पत्थर हैं वो इनको जो है ग्रेन के छिलकों से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। ठीक है, कि उसके बाद लिखा हुआ है एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर। और ये जो पत्थर हैं, इन उछलते हुए पत्थर को नाचते हुए रॉक्स के दरमियान दरमियान यानी कि इन पत्थरों को ये कह रहा है कि नाच रहे हैं। मतलब अगर आप इसको ले लोगे, रॉक को डांस करता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, और मूवमेंट और चाव शो करने के लिए इस बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे डिवाइस क्या शो हुआ है, यहाँ पे डिवाइस यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि पत्थर जो है कभी भी डांस नहीं कर सकते। अच्छा, आप हमेशा ये नहीं समझें कि आपको बिल्कुल पोम को जो है वर्ड टू वर्ड समझना ही है। ठीक है, आपको मेन चीज़ें समझनी है। ठीक है, अगर आपको इसका मतलब नहीं आता है, जैसे थ्रेशेस का मतलब नहीं आता है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, समझें कि सवाल किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बात है, इस लाइन को पूरा समझने की बात नहीं है, आप इस बात को समझ, इस लाइन से एक ही सवाल बनेगा, वो मैं बता दूँ। इस लाइन से बनेगा आपसे डिवाइस कौन सा यूज़ हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डांसिंग हो रहा है, रॉक्स क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। बस आपको ये अपने बात जहन में रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंड इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। ये फाउंटेन बार बार निकल रहा है, पाक नदी के ऊपर उछल देता है। अच्छा, यहाँ पे जो फाउंटेन फवारा निकल रहा है ना, वो उछल उछल के क्या हो जा रहा है, रिवर में भी इस तरह से जाके गिर जा रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि फाउंटेन को ज़ोर से नदी के ऊपर उठती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइस देखें तो डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, यानी कि फ्लंग अप, फाउंटेन, फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है, सब एफ से शुरू हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। फिर लिखा हुआ है 5 माइल्स मेंडरिंग विथ अमेजिंग मोशन। इस बात का क्या मतलब है, 5 माइल तक नदी टेढ़ी मेढ़ी भूल भुलैया की तरह घूमती रही। अच्छा भाई, अब ये जो जगह है, समझ लीजिए ये 5 माइल की जगह है। अब 5 माइल कुछ भी हो सकता है। इस पूरे 5 माइल की जगह में जो नदी मैंने बताई थी, छोटी छोटी नदी, नालियाँ, साउनेस रेल्स ऊपर आपने पढ़ा था, तो वो किस तरह से घूम रही है, इस तरह से भूल भुलैया, ऐसे आड़ी तेड़ी घूम रही है, ऐसे आड़ी तेड़ी घूमती हुई जा रही है, ऐसे आड़ी तेड़ी घूमती हुई जा रही है। तो ये क्या लिखा हुआ है, रिवर एक मेज़ यानी कि लैब्रिन्थ की तरह ट्विस्ट और टर्न ले रही है। ठीक है, इस बात को शो किया गया है। और यहाँ पे भी जो है आप एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि मेंडरिंग विथ मेजी मोशन का इस्तेमाल किया गया है। एम देखें आप यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ, ये रहा मेंडरिंग का एम, मेजी का एम, मोशन का एम। यहाँ पे भी एलिट्रेशन हुआ है, एम का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है थ्रो वुड एंड डेल द सैक्रेड रिवर रैन। जंगल और वैलीज से पाक नदी बह गई। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि नदी अपना सफ़र जो है जंगल और वादियों से करते हुए जा रही है। ऊपर मैंने बताया था ना कि इसके अंदर ये जो जगह है ज़नादू, इसके अंदर बहुत ही एंशियंट जंगलात और पहाड़ हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया भूल भुलैया नदी है, ये भूल भुलैया नदी जा रही है बहुत सारी, वो कहाँ से गुज़रती हुई जा रही है, वो गुज़रती हुई जा रही है जंगलात से। यहाँ पे वुड, आपसे एक सवाल बन सकता है कि ये जो वुड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन में। इस सवाल में पूछेगा कि इन लाइन नंबर 12 या 13 जो भी ये लाइन है, द वर्ड वुड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये वर्ड वुड है वो जंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो नदी है वो जंगलात से गुजर रही है, और डेल यहाँ पे वैलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ से गुजरते हुए जा रही है, जंगलात और वादियों से। देन फिर रीच द कैवर्न्स मिजरलेस टू मैन।
फिर ये जो भूल भुलैया नदी जो है जंगलात से होते हुए जंगलात से होते हुए, और मैंने क्या बताया था दूसरा वर्ड, वैलीज से होते हुए कहाँ पहुँच गई, एक वही उसी में पहुँच गई, मेजरलेस टू मैन, जो वो उन गहरी गुफाओं में पहुँच गई जो इंसान जिसे नहीं नाप सकता। यानी कि नदी ऐसे ऐसे कर्व्स में चली गई जो बहुत गहरी है और अनजान है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ है, यहाँ पे हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है। अब आप बोलेंगे सर क्या आपका जो भी दिल कर रहा है मुंह उठा के आप बोल दे रहे हैं यहाँ पे हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। नहीं बेटा, हुआ है। हाइपरबोल का मतलब क्या है, किसी चीज़ को एग्जैगरेट करके बयान करना, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बयान। क्या इस तरह से हो सकता है कि कोई चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी गुजरती हुई फिर जंगलात से भी गुज़र रही है, वैलीज से भी गुज़र रही है, और फिर ऐसे नदी, फिर ऐसे क्या कहते हैं, खाई में जाके गिर रही है, या ऐसे केवर्न्स में जाके गिर रही है जो कि मिजरलेस टू मैन है। बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया गया ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला तो ये है कि हाइपरबोल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, समथिंग मिस्टीरियस है, क्योंकि मिजरलेस टू मैन है, आप इंसानों की पहुँच से क्या है, दूर है। फिर लिखा हुआ एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन। फिर क्या होता है, लाइफलेस ओशन का मतलब क्या है, इससे भी एक सवाल बन जाएगा। पूछेगा भाई ये लाइफलेस ओशन का मतलब क्या है, बताइए ज़रा। तो आपको लाइफलेस ओशन का मतलब बताना पड़ेगा। लाइफलेस ओशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि डेड, वो अच्छा मैं डायरेक्ट आपको तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इस लाइन का मतलब है कि ये जो नदी है घूमती फिरती एक समुद्र में जाके गिरती है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला समुद्र है। डेडलेस सी है, लाइफलेस ओशन है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि रिवर का एंड का एक डेड सी जैसा है। यानी कि सबसे पहला क्या हुआ, रिवर इस तरह से घूमती फिरती जंगल में गई, जंगल से वैलीज़ में गई, वैलीज़ से घूमती फिरती एक कैवर्न्स में गई जो कि बहुत गहरी थी, वहाँ गिर गई। फिर वहाँ से घूमती फिरती आके कहाँ गिर गई, समझ लो ये समुंदर है जो कि लाइफलेस ओशन है, जो कि ना ख़त्म होने वाला है। तो ये घूमती फिरती नदी आके कहाँ गिर गई, लाइफलेस ओशन में गिर गई। आ गई इतनी सी बात समझ में। यहाँ तक एक बात ख़त्म हो गई। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, खाई से शुरू हुई थी। अगर आप बोलेंगे सर इतना ज़्यादा हो गया, आप मुझे शुरू से बता दें तो मैं शुरू से समझा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों को जो है समराइज़ कर देता हूँ कि एक जनादू एक जगह है जहाँ पे कुबला खान ने एक शानदार महल बनाने का हुक्म दिया, जहाँ पे एक रिवर बहती है जो कि बहुत पाक है, और वो रिवर एक कैवर्न से गुजरती है जो कि इंसानों की पहुँच से दूर है, और जहाँ पे सन की रोशनी तक नहीं जाती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, समथिंग मिस्टीरियस है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, यानी कि 10 माइल के फर्टाइल ग्राउंड जो कि सरखेज़ है, और वो बहुत ही पहाड़ों और टावर से क्या है, ढका हुआ है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, सेफ्टी है, सुरक्षित जगह, और समथिंग पावर है। फिर लिखा हुआ है वहाँ पे खूबसूरत बाग हैं, और वहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, और वहाँ पे महक भरी जो है दरख्त हैं, ठीक है, बहुत ही एंशिएंट पहाड़ और जंगलात हैं, ठीक है। यह पहले पैराग्राफ में बात की गई। ये बस आपको बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या है। फिर आगे बता रहा है एक खाई के बारे में, यहाँ से शुरू कर रहा है कि एक खाई है जो मैंने ये बताया था, ये एक खाई है। मैं अगर कलर दूसरा लूँ, ये खाई मैंने बताया था। अच्छा ये येलो से तो नज़र ही नहीं आ रहा, सॉरी, ब्लैक से अगर नज़र आएगा तो ये खाई मैंने बताई थी। तो इस खाई की बात हो रही है कि ये बहुत ही रोमांटिक है, ठीक है। यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, दरख्त हैं जो इसे ढके हुए हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन समथिंग मिस्टीरियस है, ठीक है। यहाँ पे एक औरत है जो अपने लवर के लिए यहीं पे खाई के पास अपने लवर के लिए बैठ के रो रही है, ठीक है। और यहीं खाई के पास जो है एक बिना ना रुकने वाला तूफ़ान उठ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो ज़मीन है वो हरकत में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन सांस ले रही है,
यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि सांस लेना क्या है, समथिंग पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जा रहा है। फिर लिखा हुआ माइंटी फाउंटेन वो मंडली फोर्स, इस खाई के नीचे जो है नीचे पानी है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, फाउंटेन फव्वारा निकल रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, जो मैंने समझाया, ठीक है। जिससे जो वहाँ पे मौजूद पत्थर हैं वो भी डांस कर रहे हैं, रॉक्स कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको नोट करने वाली बात क्या है, पर्सोनिफिकेशन है कि पत्थर क्या कर रही है, नाच रही है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, लिखा हुआ एडमिट दिस टोमिल कुबला खान हेड फ्रॉम द अनसेक्टर्ड वॉइस, ये इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ और इस शोर शराबे से, अब ये इस शोर शराबा क्या का मतलब क्या है, तूफ़ान उठ रहा है, फव्वारा उठ रहा है, तो उससे शोर शोर होगा ना, तो उस शोर के दरमियान क्या हो रहा है, कुबला खान यहाँ पे बैठा हुआ और बहुत दूर से किसकी आवाज़ें सुन रहा है, एंसेस्ट्रल वॉइसेस सुन रहा है, किसकी, यानी कि अपने पूर्वजों की आवाज़ सुन रहा है, यानी कि अपने पुरखों की आवाज़ें वो, और वो आवाज़ भी कौन सी है, वार की आवाज़ है, यानी कि वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो आवाज़ें उनको किस में सुनाई देती थी, वार में सुनाई देती थी, जंगों में सुनाई देती थी, उनके किसके किसके आबाओ अजदाद के, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब ये सारी चीज़ें भी बाकी हैं, इंशाल्लाह इसको भी जल्दी से ख़त्म करके फिर हम सवालात जवाबात को शुरू करते हैं। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। अगला पैराग्राफ ये है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द शैडो ऑफ द डॉम ऑफ प्लेजर, डॉम ऑफ प्लेजर, किसका शैडो, डॉम ऑफ प्लेजर का। ये डॉम ऑफ प्लेजर किसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है जो कुबला खान ने एक गुंबद वाला बनवाया था ना, ये गुंबद की बात हो रही है, ठीक है। इसके शैडो, द शैडो ऑफ द डैम प्लेजर, इसका शैडो आगे लिखा हुआ फ्लोटेड मिड वे ऑन द वेव्स, वहाँ पे जो वेव्स किसकी, यहाँ पे यानी कि द शैडो ऑफ द खुशी का गुंबद का साया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुबला खान का जो बनाया हुआ प्लेजर ऑफ डॉम का जो रिफ्लेक्शंस साया है वो किस पे आ रहा है, पानी पे तैर रहा है। वहाँ पे पानी है, जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये पानी है और यहाँ पे गुंबद है, ठीक है। तो इस गुंबद का साया किस पे आ रहा है, इस पानी पे आ रहा है, जो कि फ़्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इस पानी पे क्या कर रहा है, फ़्लोट कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वेयर वॉज हर्ड दी मिंगल्ड म्यूज़िक, जहाँ फाउंटेन और केव्स की मिलती जुलती जो धुन की सुनी जा रही थी, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कि फाउंटेन को ज़ोर से फूटने की आवाज़ और केव्स में जो पानी गिरने की जो गूंज, यानी कि ऊपर मैंने बताया था ना कि फाउंटेन फूट रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होंगी, ठीक है। तो और जो केव्स में पानी गिर रही है, मिजरलेस टू मैन, जो उन दोनों का मिक्सचर जो आवाज़ बन रहा है, वो धुन, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उस जगह पे, ठीक है। लिखा हुआ है ना फ्रॉम द फाउंटेन एंड केव्स, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, फाउंटेन से आ रही हैं और केव्स से आ रही हैं। इट वॉज द मिरेकल ऑफ द रेयर डिवाइस, ये क्या है, मिरेकल, मिरेकल है ना, क्योंकि कोई भी साया पानी पे तैर सकता है, जैसे इसने बताया ना कि प्लेजर ऑफ डॉम का साया किस पे तैर रहा है, पानी पे तैर रहा है, उसके जो वेव्स है पानी के उस पे तैर रहा है, ये एक मिरेकल है, ठीक है। वेयर वॉज दी, दोनों साउंड का केव्स और फाउंटेन के साउंड्स को मिलाकर जो एक साउंड बन रही है, ये भी एक मिरेकल से कम नहीं है। तो ये सारी क्या चीज़ें मिरेकल की बात कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ सनी प्लेजर डॉम विद केव्स, और असल मिरेकल तो ये है, ऊपर वाला तो भूल ही जाओ, असल ये है। लिखा हुआ सनी प्लेजर डॉम, सनी प्लेजर डॉम को एक रोशन धूप से चमकता हुआ खुशी का गुंबद जिस पे बर्फ़ की गुफाएं भी थी, सनी प्लेजर डोम है ये, तो यानी कि सूरज भी पड़ रहा है और वो केव्स ऑफ आइस भी हैं, बर्फ़ से गुफाएं, ये कैसे मुमकिन है। मतलब ये है कि ये यहाँ पे अगर आप समझ लें, ये एक पैराडॉक्सिकल तस्वीर है, यानी कि एक उल्टा तस्वीर है। जैसे एक जगह पर सनी डोम दिखाया जा रहा है और दूसरी जगह पे बोल रहा है कि भाई केव्स ऑफ आइस हैं,
ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है। गर्म और ठंडा एक साथ कैसे हो सकता है? ज़िंदगी असल ज़िंदगी में तो मौजूद नहीं है। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि एक मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस है। ये बात समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी। तो इस आ, क्या कहते हैं, पैरा में आसान सी बात लिखी गई है कि जो कुबला खान ने शेडो ऑफ प्लेजर डोम बनाया था, उसका शेडो जो है, जो पानी है उस पर तैर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फाउंटेन फूट रही है और जो पानी केवर्न्स में गिर रही है, उनसे जो आवाज़ें निकल रही हैं, उन दोनों की आवाज़ों को मिलाकर इनसे एक अच्छी सी आवाज़ें साउंड टाइप बन रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ इट वॉज द मिरेकल ऑफ द रियर डिवाइस। ये एक बहुत ही मिरेकल है। क्या है भाई? ये मिलकर है कि भाई सनी प्लेजर डोम भी, यानी कि सनी भी और केव्स ऑफ आइस भी एक साथ है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक रेयर डिवाइस है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आएँ तो इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लें, ठीक है। इससे काफ़ी सवालात बनते हैं। लिखा हुआ अ डैमसल। आपसे पूछ लेगा भाई लास्ट पैराग्राफ में जो पहला वर्ड है डैमसल, इसका मतलब क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डैमसल जो है एक लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लड़की को, ठीक है। लिखा हुआ कि अ डैमसल विद अ डुल्सिमर, एक लड़की है विद अ डुल्सिमर। डुल्सिमर क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो एक लड़की है जिसके हाथ में एक डुल्सिमर है, यानी कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक म्यूज़िक सीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं हर पैराग्राफ को समझाऊँ तो पहले पैराग्राफ में एक सीन बताया, वो सीन में बताया कि भाई वहाँ पे नदियाँ हैं, मिजरलेस टू मैन कैवर्न्स हैं, फर्टाइल ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड से ढका हुआ है, और क्या है, गार्डन्स, बागात हैं, बहुत सारी ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आ जाओ, फिर ये उस खाई के बारे में बता रहा है दूसरे पैराग्राफ में कि खाई है, वहाँ पे भी दरख्त थे, वहाँ से फव्वारे उठ रहे हैं, साथ साथ पत्थर भी उठ रहा है, ज़मीन ऐसा है कि हिल रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है उसकी बात कर रहे हैं, खाई की। फिर यहाँ पे तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शेडो और डॉम प्लेजर की बात कर रहे हैं, जो उसने गुंबद बनाया है वो उस पर तैर रहा है पानी पे। तो हर पैराग्राफ दूसरी चीज़ को रिलेट कर रहा है। तो तुम जब भी इसको समझने बैठो तो हर पैराग्राफ का समरी भी साथ साथ लिख लो कि इस पैराग्राफ का समरी ये है, इस पैराग्राफ का समरी ये है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ किससे? अब यहाँ से म्यूज़िकल सीन शुरू हुआ। तो एक लड़की है जिसके हाथ में डुल्सिमर है, ठीक है। फिर लिखा हुआ इन अ विजन आई सॉ। क्या लिखा हुआ? इन अ विजन वंस आई सॉ, यानी कि एक ख्वाब। यहाँ ये भी कोई रियल नहीं है, ये ख्वाब है, एक विजन है कि उसने ऐसा देखा था। यानी कि एक लड़की, ये हकीकत में नहीं है, बस एक ड्रीम में आई थी, जिसके हाथ में क्या था? डुल्सिमर था। इट वॉज एन अबेशियन मैन। वो लड़की क्या थी? अबेशियन थी, ठीक है। यानी कि आज के दौर में आप समझ लें इथोपियन लड़की थी, जो काली सी होती है, तो वो लड़की क्या थी? इथोपियन थी, ठीक है। फिर लिखा हुआ एंड ऑन हर डुल्सिमर शी प्लेड। और वो क्या कर रही थी? म्यूज़िक का साउंड, मेलोडी एम्फसाइज होता है, यानी कि, और वो अपने डुल्सिमर पर कोई धुन बजा रही थी। एंड ये क्या लिखा हुआ ना कि डुल्सिमर शी प्लेड, और मैंने डुल्सिमर बताया था कि डुल्सिमर क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। वो लड़की जो अबेशियन थी, वो क्या कर रही थी? एक धुन बजा रही थी उस किसकी मदद से? डुल्सिमर की मदद से। और क्या कर रही थी? सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। और किसका गाना गा रही थी? माउंट अबोरा का गाना गा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको समझना है कि सीन क्या, ये भी एक मिस्टिकल जगह का ही जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। समथिंग अब इंस्पिरेशन भी ली जा रही है किसी से, कि माउंट अबोरा का गाना है तो समथिंग इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊँ तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई डुल्सिमर डैमसन एक लड़की है जिसके हाथ में डुल्सिमर है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है,
और इन अ विजन वन साइसो, जो कि ख्वाब में देखा जा रहा है, ये असल में हकीकत में नहीं है। और वो लड़की क्या थी? अब एशियन मैड थी। अगर आज के दौर में देखा जाए तो वो इथोपियन है। इथोपियन जो लड़कियां होती है काली सी वो हैं, ठीक है। और वो उस उसके हाथ में जो डुलसीमर था वो उसे प्लेड कर रही है, और किसका गाना गा रही है? माउंट अबोरा का गाना गा रही है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखा हुआ है, कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग। लिखा हुआ है कि काश, कुड आई रिवाइव विद इन मी, काश मैं उसकी धुन और गीत अपने अंदर दोबारा ज़िंदा कर सकूं। यानी कि वो ख्वाब में देखा था ना एक बार, तो वो जो भी लिख रहा है इस पोम को, वो कह रहा है कि काश मैं, वो जो लड़की, मतलब कि उसने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा प्ले किया, इतना सुकून मिला सुन के, कि वो सोच रहा है कि काश मैं उसकी धुन को और गीत को अपने अंदर दोबारा जो है ज़िंदा कर सकूं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, टू सच अ डीप डिलाइट टू एंड इन विन मी, यानी कि ये मुझे इतनी गहरी खुशी देगा। ये कह रहा है कि ये मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतनी गहरी खुशी देगा। यानी कि वो इतना अच्छा गाना गा रही है, वो सोच रहा है कि काश मैं इसको दोबारा अपने अंदर रिवाइव कर सकता, मैं उस मोमेंट पे जा सकता। और ये जो ये सुन रहा है उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है। फिर लिखा हुआ है, दैट विथ म्यूज़िक लाउड एंड नॉन आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, कि उस म्यूज़िक की ताकत से मैं हवा में वो गुंबद दोबारा बना सकूं, ठीक है। किस गुंबद की बात हो रही है? उसी की गुंबद की बात हो रही है जो महल बनाने का कुबला खान ने हुक्म दिया था। हकीकत में नहीं है ना, इमेजिनरी बात हो रही है। तो वो सोच रहा है कि वो ये कह रहा है कि इस म्यूज़िक में से मुझे इतनी खुशी मिल रही है और इतनी ताकत मिल रही है कि मैं हवा में इस गुंबद को मैं बना सकूं, इतना उसको इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। डोम इन एयर, ये लिखा हुआ ना, डोम इन एयर, हवा में गुंबद बना सकूं। फिर लिखा हुआ है, दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइज, वो चमकता हुआ गुंबद, वो बर्फ़ की गुफाएं, वो चमकता हुआ गुंबद, दैट सनी डोम, वो चमकता हुआ गुंबद, दोज केव्स ऑफ आइज, वो बर्फ़ की गुफाएं, ठीक है। वही पैराडॉक्सिकल रिलेशन फिर से इसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। एक तरफ सनी है तो एक तरफ आइज़ है। आप यहाँ पे सवाल बन सकता है, आपसे पूछेगा भाई यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, तो आप बताओ जो ये भाई यहाँ पे पैराडॉक्सिकल टर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाए, फिर लिखा हुआ है, एंड ऑल हु हेard शुड सी दैम देयर, और सब जो सुनेंगे वो सीन अपनी आँखों के सामने देख लेंगे। एंड ऑल शुड क्राई बेवियर बेवियर, सब चिल्लाएंगे, बच के रहो बच के रहो, इस फ्लैशिंग आई, इस फ्लोटिंग एयर, उसके उड़ते बाल देखकर, ठीक है। यानी कि वो गाना गा रही है तो उसके साथ मतलब कि एक इतना हसीन क्रिएट हो रहा है सीन कि उसके बाल भी उड़ रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि वो मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया है अब एशियन के, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जो भी देखेगा वो उसमें खो जाएगा और कहेगा कि उसके उड़ते बाल देखकर मदहोश हो जाएगा। अच्छा, उसकी चमकती आंखें, फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकती आंखें देखकर मदहोश हो जाएगा और चिल्लाएगा, रोएगा कि बेवियर बेवियर, बच के रहो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वी व सर्कल राउंड हिम थ्राइस, उसके इर्द गिर्द 3 बार दायरा बनाओ, ठीक है। और फिर लिखा हुआ, एंड क्लोज योर आइज़ विथ होली ड्रीम, और अपनी आँखों को बंद कर लो एक सैक्रेड खौफ के साथ, एक होली खौफ के साथ, ठीक है। ये बता रहा है कि आप किस तरह से रिवाइव कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, क्योंकि उसने हनी ड्यू यानी कि मिठास, स्वीटनेस खाई है और जन्नत का क्या किया, दूध पिया है। अगर इसका मतलब मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं कि पोट को एक हेवनली या डिवाइन इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है। क्यों मिली है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बताया, ये सारी जो
पहले उसने डिस्क्राइब किया कि एक लड़की है जिसके हाथ में डल्सिमर है, उसने अपने ख्वाब में देखा है, वो एक एबेशियन लड़की है, वो बजा रही है और वो माउंट अबोरा का गाना गा रही है। फिर वो सोच रहा है कि काश मैं उस सीन को फिर से अपने दिलों में या अपने ख़्याल में रिवाइव कर सकता कि ये कितना अच्छा गा रही थी, जो मुझे डीप डिलाइट दे रहा था, इतना खुशी दे रहा था सुनकर। ठीक है, जो कि उसके बाद कह रहा है कि बिल्ड का, और वो सुनकर मैं इतना खो गया, और वो उसकी गानों ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं हवा में उस सनी डोम को फिर से बना सकूं। ठीक है, क्लिप्स ऑफ आइस बना सकूं। फिर वो कह रहा है कि अगर आप भी उसकी गाने को सुनोगे तो आप जो है चिल्लाओगे और रोने लग जाओगे, और उसकी चमकती आँखें और उड़ते हुए बालों को देखोगे तो उसमें खो जाओगे। तो इस तरह से लगेगा कि आप कोई मीठी चीज़ खा के आए हो या जन्नत का क्या करके आए हो, दूध पी के आए हो। ये मैंने आप लोगों को पूरा पोएम बहुत ही एक एक वर्ड एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। ठीक है, मैं बस अभी पूरे पोएम को समरी करूँगा, और फिर हम इंशाल्लाह ये सवालात, मैंने तकरीबन 15 सवालात दिए हैं जो कि बहुत ही मुश्किल सवालात हैं, तो मैं फिर उनको आपके साथ सॉल्व करूँगा, और सॉल्व भी इस तरह से करूँगा, और आप सीखेंगे कि सवालात को अटैम्प्ट किस तरह से करूँ। ठीक है, चले मैं समरी करता हूँ। समरी यही है। पहले मैं कह रहा है कि जनादू एक जगह है जहाँ पे कुबला खान ने एक शानदार महल बनाने का हुक्म दिया, जहाँ पे एक नदी बहती है जो कि बहुत ही क्या है, पाक है, सॉरी, और जहाँ पे केवेंट्स हैं जो कि इंसानों के नाप नहीं सकता, बहुत ही मिजरलेस टू मैन है। वहाँ पे धूप नहीं जाती है। ठीक है, 10 माइल का ग्राउंड है जो कि ज़रखेज़ है, और वहाँ पे टावर्स और वॉल्स हैं जो कि ढके हुए हैं, और वहाँ पे क्या है, गार्डन्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, और साइनस छोटी छोटी नदियाँ भी बह रही हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही खुशबू देने वाले दरख्त हैं, और क्या है, वहाँ पे बहुत पुराना जंगल है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वहाँ पे उस पूरी जगह को सनी स्पॉट्स ऑफ गरीबी से क्या किया हुआ है, इनफोल्ड किया हुआ है। ठीक है, पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको बता रहा है कि उस जगह में क्या है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आपको एक खाई की बात कर रहा है, जो मैं यहाँ पे पूरी बात समझाया था खाई के बारे में, कि बहुत ही रोमांटिक खाई है वो, कि जहाँ से जो है, जहाँ पे देवदार के पेड़ हैं जो उसको ढके हुए हैं। ठीक है, वो ख़तरनाक प्लेस है और समथिंग घोटिक है और हॉरर है। ठीक है, वहाँ पे जो लवर है वो रो रही है, अपने एक लड़की है वो अपने लवर के लिए रो रही है। वहाँ पे एक ना रुकने वाला तूफ़ान उठ रहा है जिससे जो ज़मीन है वो हिल रही है। ठीक है, फिर वहाँ पे फाउंटेन भी उठ रहा है, वो भी थोड़े थोड़े देर से फाउंटेन फवारा निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पास में पड़े पत्थर जो हैं वो भी उड़ रहे हैं, जैसे ओले गिरते हैं ज़मीन पर फिर उठ कर गिरते हैं, उस तरह से ओले गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात की है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसके बाद कहाँ कर चले गए हम, अच्छा, वहाँ पे जो है 5 माइल के ग्राउंड में जो है छोटे छोटे नदियाँ बहती हुई पहले कहाँ जा रही है, जंगल जा रही है। वुड किसको सिंपल कर रहा है, जंगल को। फिर डेल्स जा रही है, वैलीज़ जा रही है। ठीक है, फिर वहाँ से केवर्न्स जा रही है जो कि इंसानों के नाम से बहुत दूर है, और फिर जाके कहाँ गिर जा रही है, लाइफलेस ओशन पे गिर जा रही है, जाके समुद्र में गिर जा रही है। ठीक है, और वहाँ पे जो कुबला खान है अपने जो आबाओ अजदाद के मतलब कि जब वो जंग पे जाते थे और उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ इसमें किसकी बात करी है, सिर्फ और सिर्फ उस खाई की बात की है, और उस खाई से मुतालिक बताया है क्या नहीं है, उसके इर्द गिर्द क्या है, उससे क्या हो रहा है, खाई के बारे में। तीसरे में आज वो लिखा हुआ द शेडो ऑफ द डोम ऑफ द प्लेजर। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि जो उसने शानदार महल बनाने का हुक्म दिया था, तो उसका जो गुंबद है उसका साया जो है पानी पे तैरते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, मिडवे ऑन वेव्स एंड हैंड वेव द मेजर तो फ्रॉम फाउंटेन एंड वेव। अच्छा, वहाँ से फाउंटेन और वेव्स की जो आवाज़ें भी आ रही हैं मिक्स होके। ठीक है, फिर आखिरी बात कर रहा है एक मिरेकल है। वो मिरेकल क्या है भाई, वहाँ पर सनी प्लेजर डोम भी है और केव्स ऑफ एक साथ, दोनों पैराडॉक्सिकल है जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे शेडो ऑफ
तीसरा पैरा यहाँ पे शेडो ऑफ उसका डॉन प्लेजर की बात कर रहा था। आखिरी आखिरी जो पैराग्राफ है वो पूरा म्यूज़िक से रिलेटेड है, ठीक है। एक लड़की है जिसके हाथ में डुलसिमर है, उसने अपने ख्वाब में देखा था उस लड़की को। वो लड़की क्या है? अबेशियन है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि आज के दौर में अबेशियन कौन है, तो इथोपियन है, ठीक है, याद रखना। और उस वो डुलसिमर बजा रही है और गाना किसका गा रही है? माउंट अबोरा का गाना गा रही है, ठीक है। और वो जो सुन रहा था वो सोच रहा कि काश मैं अपने आप को फिर से इस गानों के रिवाइव कर सकता, और इस गाने से सुनने के बाद उसको बहुत खुशी मिली, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर तुम भी ये गानों को सुनोगे या सुनो, अच्छा ये इतना खो गया कि हवा में जो है गुंबद वगैरह बना देगा, गेव्स ऑफ आइस बना देगा। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आप इसके गानों को सुनोगे तो आप खो जाओगे, ठीक है। और अगर आप उसकी चमकती हुई आँखों को या उड़ते हुए बालों को देखोगे तो उसमें खो जाओगे और आप चिल्लाओगे बेवियर बेवियर, ठीक है। ये सारी बातें भी लिखी हुई हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है कि वही लिखा हुआ है कि आपने जन्नत का दूध पिया है और वो मीठी मीठी चीज़ें खाई हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने समरी कर दिया, वर्ड टू वर्ड समझाया है, पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं अपलोड करूँगा तो मेरे ख्याल से मेरे एक भी जो है सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे मेरे पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कम मुझे 100 या 150 सब्सक्राइबर्स तो आ ही जाएंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको कुछ ना लगता है कि सर आप मेराज कह लें, आप सर्वर कहने की ज़रूरत नहीं, तो कि मेराज तुम्हें ये बेहतर करने की ज़रूरत है या आप ये टॉपिक समझाए, तो आप मुझे जो है कमेंट्स में बता सकते। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। अब सवालात पर आ जाते हैं, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि इन द ओपनिंग लाइन इन ज़नादु डिड कुबला खान आई स्टेटली प्लेजर डोम डिग्री द वर्ड डिग्री मोस्ट लेडली मीन्स। मैंने कहा था ना कि आपको वोकैब्स बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि वोकैब से भी सवाल बनते हैं। तो वोकैब्स का मतलब क्या था? डिग्री का मतलब क्या बताया था मैंने कि डिस्ट्रॉय कर दो? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करो। क्या इमेजिन करो किसी चीज़ को? नहीं, इमेजिन का मतलब भी नहीं। क्या डिज़ाइन करो किसी चीज़ को? कुबला खान ने बोला था कि क्या डिज़ाइन करो? नहीं, ये भी नहीं कहा किया। कुबला खान ने क्या किया था? ऑर्डर दिया था। मैंने वर्ड कमांड का यूज़ किया था। अगर तुम शुरू सही से आपने मेरे लेक्चर को सुना है तो मैंने वर्ड कमांड यूज़ किया था। तो इसमें क्या कह रहा है? ज़नादु कुबला खान ने क्या किया? हुक्म दिया। तो डिग्री का मतलब क्या है? ऑर्डर या कमांड। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। एक मिनट। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। फिर से चलते हैं। पहला सवाल मैंने बता दिया। दूसरा में कह रहा है द फ्रेज केवर्स मिजरलेस टू मैन रेफ़र टू। ये लाइन किसको रेफ़र कर रहा है? मैंने बताया था ना कि वो जो खाई है वो इंसानों की इतनी मिजरलेस है जिसे इंसान क्या नहीं कह सकता, नाप नहीं सकता। ये बात मैंने बताई थी। तो अब इसका आंसर क्या होगा? क्या अंडरग्राउंड प्रिज़न? क्या कोई ऐसा अंडरग्राउंड प्रिज़न है उसके अंदर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिज़न उसको बोलते हैं, उर्दू में वर्ड मुझे याद नहीं रहा है, उर्दू में यार जेल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ नेचुरल कैब्स है क्या? नहीं, नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी है, सब कुछ इमेजिनरी हो रहा है यहाँ पे, नेचुरल कुछ भी नहीं है। फिर लिखा हुआ असेंबल ऑफ ह्यूमन ग्रेड, ये भी नहीं है। तो किसकी बात हो रही है? समथिंग मिस्टीरियस। क्या बोला था मैंने? समथिंग मिस्टीरियस है ना, मिजरलेस टू मैन है, हमारे पास से दूर है, तो क्या है? समथिंग मिस्टीरियस है। आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ द रिवर एल्फ इन द पोएम सिम्बलाइज। ये जो रिवर एल्फ है वो किसको सिम्बलाइज कर रहा है? अ रियल रिवर इन मंगोलिया। क्या रियल रिवर को सिम्बलाइज कर रहा है जो मंगोलिया में? रियल तो कुछ भी नहीं है, तो रियल तो काट ही दो, ठीक है। क्या डिस्ट्रक्टिव फ्लड, कोई फ्लड आ गया था? नहीं, काट दो। और डिवाइन पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट है? नहीं भाई, इसको भी काट दो। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इमेजिनेशन को, क्योंकि इमेजिनेशन रिवर है, मैंने बताया था ना। और ये क्रिएटिविटी भी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज इन 5 माइल्स मींडरिंग विद अमेजिंग मोशन। मैंने वहीं पे समझा दिया था जब लेक्चर दे रहा था कि मींडरिंग विद अमेजिंग मोशन पे क्या हो रहा है।
गौर से देखो, एम से शुरू हो रहा है, एम का साउंड मेजी मोशन, तो क्या हो रहा है, अलिट्रेशन हो रहा है। सिमिली होने के लिए लाइक और एस का होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। मेटाफर का होने के लिए किसी चीज़ से सिंबलाइज करने के लिए या किसी चीज़ से कंपेयर करने का होना ज़रूरी है। हाइपरबोल के लिए किसी चीज़ को एग्जैगरेट कर बताने के लिए होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अलिट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा हुआ द लाइन अ सेवेज प्लेस एज होली एंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है इस लाइन में? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, आयरॉनी का, सिंबल का, या पर्सोनिफिकेशन का? साफ दिख रहा है, कह रहा है, ये भी कह रहा है कि सेवेज प्लेस भी है, फिर कह रहा है कि होली भी है, तो यानी कि पैराडॉक्सिकल टर्म आ गई ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुमेन वेलिंग फॉर हर डोमेन लवर, यानी कि जो लड़की है अपने दूत, जो मैंने बताया था, समथिंग गोटिक बताया था वहाँ पे, अपने लवर के लिए क्या कर रही है? रो रही है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो समथिंग हॉरर है, तो क्या वहाँ पे जॉयफुल और फ्रीडम था? नहीं। तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा था ना मैं। तो क्या रिलीजियस समथिंग है? नहीं, रिलीजियस भी ऐसा कुछ नहीं। क्या मदर का लव है? नहीं। तो क्या है यहाँ पे? हॉरर है, ठीक है, हॉरर एंड पैशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर लिखा हुआ द डॉम इन द पोएम सिम्बलाइज, जो पोएम में जो डॉम है वो किसको सिम्बलाइज कर रहा है? क्या कोई प्लेस है रियल मंगोल के एम्पर का? नहीं, कोई प्लेस नहीं है, इमेजिनेशन है यार, तो इसको तो काट ही दो। क्या रिलीजियस हारमनी है? नहीं भाई, रिलीजियस कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर है? नहीं, ऐसे डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर है बिल्कुल भी नहीं। ये समथिंग ऐसा ह्यूमन अचीवमेंट और इमेजिनेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी अचीवमेंट ये किया है, डोम को बनाया है, तो किस में बनाया? अपने इमेजिनेशन में बनाया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि दिन, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब यहाँ पे मेन कंट्रास्ट पूछ रहा है पूरे पोएम का। क्या रियलिटी वर्सेस हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री की बात हो रही है? नहीं भाई, सिर्फ इमेजिनेशन की बात हो रही है, काट दो। पावर ऑफ वीकनेस की बात हो रही है कुबला खान की? नहीं भाई। ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है? नहीं। ब्यूटी की बात हो रही है, ब्यूटी बता रहा है कि कितना खूबसूरत बाग वगैरह है, ये सारी फोर्सेस और नेचर के बारे में कर रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर का 9 कह रहा है द टोन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, लाइन 1 to 30, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक के जो सवालात है उसमें आपका जो टोन यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है? सिंपल, ये आपका 1 से शुरू है, तो 1 में क्या डिस्क्राइब कर रहा है ना कि ये चीज़ें थी, वॉल्स थी, टावर है, साउंडर्स हिल है, सनी स्पॉट है, तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल में क्या है कुछ? हाँ, ये है। तो टोन क्या है? बहुत ही काम और क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। वायलेंट तो किसी भी पैराग्राफ में नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल भी किसी भी पैराग्राफ में नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है किसी भी पैराग्राफ में। तो ऐसी पहले कोशिश करोगे ऑप्शन ही काट दो, फिर आप खुद ही पहुँच जाओगे। 10वें पे आ जाओ। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोम, सेकेंड पार्ट में जहाँ पे लिखा हुआ द डैमसेल विद अ डुल्सिमर, ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है? क्या रोमांटिक पार्टनर को सिम्बलाइज कर रहा है? नहीं। क्या गुडनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को सिम्बलाइज कर रहे हैं? नहीं भाई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है भाई। क्या रियल मंगोरर प्रिंसेस को? नहीं, एक मेड थी। तो किसको कर रहा है? आर्टिस्टिक को कर रहा है, वो एक आर्टिस्ट थी ना, गाना गा रही थी। तो ये इसको ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वाई इज़ द पोम कॉल्ड फ्रैगमेंट, क्यों कहा जा रहा है इसको फ्रैगमेंट? बिकॉज द कोल्डर्स फॉरगॉट टू कंप्लीट इट? नहीं भाई, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट एन इनकम्प्लीट पावर, इसको देखते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ ऑप्शन सी, बिकॉज पार्ट ऑफ योर लॉस्ट इन फायर, फायर वैसे कुछ भी ऐसा नहीं है पोएम में, कुछ ऐसी जो बात हुई नहीं है पोएम में काट दो, ठीक है, दिमाग चलाओ नहीं। फिर लिखा हुआ बिकॉज डिड कुबला खान डेड, ऐसी भी कोई बात नहीं लिखी हुई कि कुबला खान मर गया, काट दो। सीधा तुम खुद ही पहुंच गए ऑप्शन बी में, ठीक है। ये इनकम्प्लीट पावर और विजन को बता रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर आप 12 पे चलते हैं। लिखा हुआ द डोमिनेंट इमेजनरी द लाइन डिस्क्राइब द चैज़म एंड फाउंटेन,
तो चेज़म फाउंटेन का जो अगर है तो ये क्या आपको क्या बता रहा है? समथिंग पॉलिटिकल? नहीं। समथिंग रिलीजियस? नहीं। समथिंग पीसफुल? नहीं। नेचुरल है। फाउंटेन क्या हो रहा है? नेचुरली फाउंटेन, चेज़म भी फाउंट नेचुरली होता है इमेजनरी, लेकिन डोमिनेंट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नेचुरली कर रहा है। तो ये हो जाएगा वॉलिड एंड नेचुरल इमेजनरी। ठीक है, फिर आप चल लो क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिखा हुआ विच डिवाइस इज यूज इन सनी डोम ऑफ प्लेजर विद केव्स ऑफ आइज। तो ये भी मैंने बता दिया था, दो पैराडॉक्सिकल टर्म यूज़ हुई है। अगर ऑप्शन में देख लो पैराडॉक्स नहीं है तो ऑक्सीमोरॉन लगा दो, दोनों एक ही चीज़ है, पैराडॉक्स भी और ऑक्सीमोरॉन भी। ठीक है, सिमिली नहीं है, हाइपरबोल नहीं है और ना ही सिंबल है। क्यों है ये ऑक्सीमोरॉन? क्योंकि मैंने बताया था ना कि सनी भी है और साथ साथ केव्स ऑफ आइस भी है, जो कि मुमकिन नहीं है। सूरज भी और बर्फ़ भी है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑक्सीमोरॉन ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे करते हैं। लिखा हुआ द क्लोजिंग विजन ऑफ द पोएट इन द पोएम रिप्रेजेंट। क्लोजिंग विजन क्या है? द कर्स ऑफ कुबला खान? नहीं भाई। द फियर ऑफ डेथ? कोई मौत का खौफ था? नहीं भाई। द पावर ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन? हाँ ये है। क्या प्रोफेसी ऑफ मंगोलिया की तो कोई बात ही नहीं हुई है भाई। फिर लिखो द सेंट्रल थीम ऑफ द कुबला खान। इस पूरा सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम क्या है? मुग़ल एम्परर की हिस्ट्री है? हिस्ट्री नहीं बता रहा है। पॉलिटिकल वो पावर है? नहीं, ये भी नहीं बताया पोएम में। समथिंग मिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन है? बिल्कुल ऐसी बात हुई है। द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑफ लैंडस्केप ओनली? नहीं। तो इस आंसर का क्या हो गया? ऑप्शन सी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो अपना प्लान किया था लेक्चर तैयार करने का वो मुकम्मल हो गया। मैंने कुबला खान का पोएम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ें एक एक वर्ड अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर मैंने वो सवालात उठाए जो कि आईबीए में आ चुके हैं और आते हैं, और जो नहीं है वो मैंने इस तरह से आप लोगों को समझा दिया कि आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई है या इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, या आपको किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगूँगा, वो ये है क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पहला है, तो एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर भी हो जाए ना तो मुझ में थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी और मैं सारे पास पेपर बना दूँगा। टेंशन लेना ही नहीं है। तो जो लोग अपने मतलब कि जो कुछ हैं जो अपना वो बेच रहे हैं कोर्स कि आप हमारा कोर्स ले लें 10,000 में, 15,000 में, हमारे पास पास पेपर्स हैं, ये तो सब पे मैं वीडियो बना दूंगा। बस आपका जो है मेरे पास सब कुछ पड़ा है। ठीक है, बस आपको करना है सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी दिल लगा कर कीजिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। मैंने भी और ये है कि हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, पहला अटैम्प्ट नहीं हो दूसरा दें, दूसरा नहीं हो तीसरा दें। एक साल में आपको तकरीबन पहले में 3 मिल जाएगा और उसमें मिल जाएगा एक साल में आपको 4 अटैम्प्ट मिलेंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा 4 अटैम्प्ट में। हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।